स्वागत है दोस्तों आप सभी का यार केमिस्ट्री धाम में। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में आए हुए साइंस पेपर की, जिसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं केवल पर्टिकुलर अभी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कहां से मैटर कलेक्ट करना है और कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, ये सारा का सारा मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूं। मैं बार बार ये डिस्कस कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको एनसीईआरटी बुक को प्रिफर करना है, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी कवर कर ली दोस्तों तो आपका 100% सिलेक्शन श्योर होगा, क्योंकि 100% आपका मैटर केमिस्ट्री से एनसीईआरटी में से ही आ रहा है। दोस्तों मैं जितने भी वीडियोस में डाल रहा हूं वो सारे के सारे मैं एनसीईआरटी बेस्ड ही डाल रहा हूं दोस्तों, और साथ के साथ जो पेपर में करवा रहा हूं वो मैं बता रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में से कौन से चैप्टर में से कहां से पूछा जा रहा है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना अगला सेशन, जिसमें मैं कुछ और 10 से 12 क्वेश्चंस और आज मैं डिस्कस करूंगा। ये मैंने पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं लगभग 20 से 30 क्वेश्चंस। अब रिमेनिंग जो क्वेश्चन है दोस्तों वो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं 51 से लेकर के 60 तक के लगभग 10 क्वेश्चंस आज मैं और डिस्कस करूंगा। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको कई सारे फायदे होंगे। दोस्तों सबसे पहला फायदा, एक तो जितने भी मैं वीडियोस डाल रहा हूं दोस्तों उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। दूसरा, ये सारे के सारे वीडियोस जो मैं कोर्स करवा रहा हूं ये सारा का सारा कोर्स बिल्कुल निःशुल्क है दोस्तों, बिल्कुल निःशुल्क, इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा, आगे अभी भी नहीं लिया जा रहा है और आगे भी आपका नहीं लिया जाएगा जब आप अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या किसी और कंपटीशन की तैयारी करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव पेपर्स भी मैं डिस्कस कर रहा हूं सब्जेक्ट के, जो जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे के सारे डिटेल विद प्रूफ में डिस्कस कर रहा हूं। क्लियर दोस्तों? तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको दोस्तों पीडीएफ चाहिए नोट्स की तो भी आप पीडीएफ के लिए तो भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल AR केमिस्ट्री धाम से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एक पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 9785880824, इस पे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे जब आपकी लाइव क्लासेस लेगी तो आपको नोटिफिकेशन मैं इसी ग्रुप में आपको शेयर करूंगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपका अपना नाम और आपका जो प्लेस है जहां से आप हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, कहीं से भी हो, उसका नाम लिख करके और आपको बताना कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ये डिटेल आपको लिख करके व्हाट्सएप कर देनी इस नंबर पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का नया सेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस हाइड्रोकार्बन को मर्क्यूरिक सल्फेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने से कार्बोनिल यौगिक बनता है। दोस्तों याद करो, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं जिसमें मैंने एल्काइन वाला चैप्टर मैंने लिया था, और एल्काइन का जल अपघटन क्या कर रहा हूं दोस्तों, अगर एल्काइन का जल अपघटन करवाया जाए मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में तो अपन जानते हैं यहां कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण होता है। दोस्तों सेकंड ग्रेड के मैं कई सारे टॉपिक्स में करवा चुका हूं, एल्केन करवा चुका हूं, एल्कीन करवा चुका हूं, एल्काइन करवा चुका हूं, आरएस नोमेनक्लेचर करा चुका हूं, इजेड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में करवा चुका हूं। इसके साथ साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साथ के साथ लेके चल रहा हूं। ये सारे के सारे टॉपिक्स में दोस्तों रनिंग में रख रखा है, रनिंग में चल रहे हैं कई सारे, और अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो उन सभी वीडियोस के नोट्स बना के रखें। ये आपको कंपटीशन एग्जाम में जब आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम लगेगा उसमें जरूर फायदा करेगा, भले फर्स्ट ग्रेड से हो या सेकंड ग्रेड से हो। तो इसका अगर मैं आंसर की बात करूं दोस्तों तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि जब एल्काइन का जल अपघटन करवाया जाता है मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में तो कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों ये जो टॉपिक आया है वो इसमें दो है, 11th क्लास की एनसीईआरटी का भी रख सकते हैं और 12th क्लास की एनसीईआरटी का भी रख सकते हैं, क्योंकि 12th क्लास में ये कार्बोनिल यौगिकों के निर्माण में काम लिया जाता है, और 11th क्लास की एनसीईआरटी जहां पर एल्काइन चैप्टर है हाइड्रोकार्बन के अंदर, वहां उस एल्काइन की रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर ये अभिक्रिया मिल जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर मैं 52 की बात करता हूं दोस्तों, ग्लिप्टल निम्न में से किसका बहुलक है। अब देखिए दोस्तों ग्लिप्टल की बात करें, अगर मैं ग्लिप्टल की बात करूं दोस्तों तो ग्लिप्टल एक पॉलीमर है और दो यौगिकों के पॉलीमराइजेशन से बनता है दोस्तों, बहुलीकरण से बनता है। एक अगर मैं बात करूं इथाइलिन ग्लाइकोल की और दूसरा मैं बात करूं थैलिक एसिड की। दोस्तों यहां पे भी आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि थैलिक एसिड, देखिए ये तो होता है थैलिक एसिड जहां पर
एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पर बेंजीन के COOH लगा हुआ होता है। और एक होता है दोस्तों टरथैलिक एसिड, जहां COOH एक दूसरे के पैरा पोजीशन पर होते हैं। अगर दोस्तों ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल जिसको आप कहते हो, अगर ये टरथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ जुड़ता है तो अलग अलग पॉलीमर का निर्माण करता है या बहुलक का निर्माण करता है। अगर दोस्तों ये टरथैलिक एसिड के साथ जुड़ता है तो टेरिलीन का निर्माण करता है, जिसको आप डेक्रोन भी कहते हो, जिसको आप पॉलीईस्टर भी कहते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब आप ग्लिप्टल बनाते हैं तो थैलिक एसिड के साथ में जब ग्लाइकोल जुड़ता है तो दोस्तों वो बनाता है ग्लिप्टल पॉलीमर। और दोस्तों मैं आज ये प्रूफ लेके बैठ रहा हूं कि अगर जहां से टॉपिक आ रहा है एनसीईआरटी का, भले 11th का हो 12th का हो, ये टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये रही मेरे पास एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी 12th क्लास के टॉपिक में ये एक छोटी सी एक डायग्राम बना करके एक छोटा सा पैराग्राफ में ये टॉपिक दे रखा है ग्लिप्टल का। ये रहा, तो मैं आपको ये बता रहा हूं दोस्तों कि जितने भी मैटर आपको मिल रहा है वो सारा का सारा एनसीईआरटी से ही मिल रहा है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो केवल और केवल एनसीईआरटी को प्रेफर करें। 9th क्लास, 10th क्लास और 11th और 12th की एनसीईआरटी आपके लिए सफिशिएंट है, किसी भी अदर मैटर के या नोट्स के चक्कर में नहीं पड़े दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सीधा सीधा इथाइलिन ग्लाइकोल और ग्लिप्टल। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। पॉलीथीन निम्न में से किस प्रकार का बहुलक है? देखो दोस्तों सीधे सीधे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट एक ही चैप्टर में से पूछे जा रहे हैं पॉलीमर में से। तो अब ये कह रहा है कि पॉलीथीन किस तरह का पॉलीमर है? तो दोस्तों ये होता है थर्मोप्लास्टिक यानी ताप सुगठ्य पॉलीमर। कौन सा होता है दोस्तों? ताप सुगठ्य पॉलीमर। अब देखिए दोस्तों, जब आप एनसीईआरटी किताब उठाओगे दोस्तों तो एनसीईआरटी में पॉलीमर के निर्माण के कुछ मेथड बता रखे हैं, जिनमें एक प्रकार है पॉलीमर का जो बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स यानी आणविक बलों के आधार पर पॉलीमर को क्लासिफाई किया गया है, और वहीं से ये क्वेश्चन दिया गया है। थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, फाइबर और इलास्टोमर्स, यानी थर्मोप्लास्टिक यानी ताप दृढ़, ताप सुगठ्य, इसके अलावा रेसे और प्राप्त्यास्थ बहुलक, इन चारों में से चारों की चारों डिटेल एनसीईआरटी में दे रखी है। अब पॉलीथीन का पूछा है एग्जांपल, तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर या ताप सुगठ्य। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करता हूं। नॉरिनथिंड्रोन, ये एक एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होती है दोस्तों, और ये वही एवरी केमिस्ट्री इन लाइफ एनसीईआरटी का जो 12th क्लास केमिस्ट्री का पोर्शन है दोस्तों, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसी में से ये चैप्टर में से दे रखा है, और वो दे रखा है दोस्तों एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स यानी प्रति जनन क्षमता औषधि। ये रहा ये पैराग्राफ, और यहां से क्वेश्चन उठा रखा है दोस्तों। तो आपको इसका अगर आंसर देखना है दोस्तों तो ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होती है, यानी प्रति जनन क्षमता औषधि होती है, यानी फर्टिलिटी को यानी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ये मेडिसिन बनाई गई है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। विटामिन B12, निम्न में से विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों ये बायोमोलिक्यूल का टॉपिक है, 12th क्लास एनसीईआरटी के बायोमोलिक्यूल का चैप्टर में से आया है, और ये पूछ रहा है कि जो साइनोकोबालुमिन होता है विटामिन B12, एक तो ये ध्यान रखना दोस्तों इसका नाम क्या है? साइनोकोबालुमिन। क्या नाम दोस्तों? साइनोकोबालुमिन और कोबालोमिन। और इसमें जो धातु पाई जाती है दोस्तों वो है कोबाल्ट। कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? कोबाल्ट धातु यहां से पाई जाती है। इसी तरह से ध्यान रखना दोस्तों कि इसमें एक डिजीज होती है विटामिन B12 की कमी से, जिसमें यह कहा जाता है कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन में आरबीसी की कमी, इसको अपन बोलते हैं दोस्तों परनीशियस एनीमिया, यानी आरबीसी डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जब आरबीसी की कमी हो जाती है तो विटामिन B12 की कमी की वजह से वो डिजीज होती है। तो यहां से ध्यान रखना दोस्तों कि यहां जो एलिमेंट होगा या मेटल होगी वो कौन सी होगी? कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजैवी जीवाणु है, यानी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, इनमें से कौन सा होगा? तो दोस्तों एनसीईआरटी के अंदर देखो ये तीनों के दोनों क्वेश्चंस, जिससे पहले वाला था 54 वाला और 56 वाला, दोनों के दोनों एनसीईआरटी क्लास 12th केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में से क्वेश्चन लिया गया दोनों दोस्तों दैनिक जीवन रसायन में से। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखना कि केवल नैरो स्पेक्ट्रम या संकीर्ण स्पेक्ट्रम में केवल और केवल एक ही ऑप्शन होता है पेनिसिलिन जी।
केवल एक ही दे रखा है एनसीईआरटी में। इसके अलावा फ्लक्सक्सिन, क्लोरामफेनिकोल, वेंकोमाइसिन, ये सारे सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एग्जाम्पल है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका पेनिसिलिन जी। फिर पूछ रहा है दोस्तों 57 में से कि आयरन ऑक्साइड सोल के लिए किस आयन की उन्नन क्षमता सबसे ज्यादा होगी, यानी फ्लोकुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। तो दोस्तों ये है हार्डी-सुलजे रूल। कौन सा है दोस्तों? हार्डी-सुलजे रूल है ये। और ये कहां मिलेगा दोस्तों आपको? ये मिलेगा आपको सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। और सरफेस केमिस्ट्री में हार्डी-सुलजे रूल दे रखा है और वो कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जितना ज्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही जल्दी कोई कोलोइडल सोल क्या होगा दोस्तों? फ्लोकुलेट होगा, घूर्णन क्षमता उसकी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज दोस्तों इस कॉम्प्लेक्स आयन पे दे रखा है। तो जितना ज्यादा नेगेटिव आयन उसके कॉन्टेक्ट में आएगा किसी सोल के, उसका फ्लोकुलेटन यानी उन्नन क्षमता उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसका ऑप्शन हो गया दोस्तों फोर्थ आंसर। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। नॉन आयनाइक, देखो ये क्वेश्चन भी यहां से पूछा गया, यानी एक ही चैप्टर से तीन तीन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तीन तीन। नॉन आयनिक डिटर्जेंट की बात कर रहा है, यानी डिटर्जेंट की बात करें दोस्तों, डिटर्जेंट की या अपमार्जक की बात करें तो यहां डिटर्जेंट तीन तरह के दोस्तों। एक एक एनायनिक जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा कैटायनिक जिस पर धनायन चार्ज होता है, और दूसरा नॉन आयनिक यानी अनआयोनिक। इसमें दोस्तों याद रखना, इसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट पाया जाता है, इसमें सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है, और अगर मैं नॉन आयनिक की बात करूं दोस्तों तो इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल, ये पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल स्टेरिक एसिड के साथ में प्रेजेंट होता है। अब इसका प्रूफ भी मैं दोस्तों आपको बताता हूं, ये रहा अपने पास इसका प्रूफ, ये रहा पूरा का पूरा डिटर्जेंट से उठा रखा है दोस्तों क्वेश्चन। तो यहाँ ये तीन डिटर्जेंट में से ये डिटर्जेंट लिया गया है। अब देखिए दोस्तों, इसको डिश वॉशिंग के लिए काम में लिया जाता है, यानी कपड़े धोने के लिए, सॉरी बर्तन साफ करने के लिए यूज किया जाता है। किसको? नॉन आयनिक यानी एक अनआयनिक अपमार्जक के। आगे चलते दोस्तों, कोलाइड जिसमें परिक्षिप्त अवस्था गैस तथा प्रक्षेपण माध्यम में ठोस होता है, यानी ठोस और गैस की बात कर रहा है। तो जो बनने वाला सोल होता है दोस्तों वो तो होता है सॉलिड सोल यानी ठोस सोल, और इसका एग्जाम्पल होता है प्यूमिस स्टोन यानी जावा पत्थर। इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है दोस्तों? प्यूमिस स्टोन इसका एग्जाम्पल होता है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक की बात कर रहा है, प्रकाशिक रासायनिक धूम की बात कर रहा है दोस्तों ये चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री का ही है। इसके अलावा दोस्तों फोटोकेमिकल स्मोक की बात करें तो क्लास 11th का जो सबसे लास्ट चैप्टर है, क्लास 11th का इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में से, यहां से दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। दो तरह के ये स्मोक होते हैं, एक फोटोकेमिकल स्मोक यानी प्रकाशिक धूम वाला, और एक होता है सामान्य धूम कोहरा, क्लासिकल स्मोक की बात करता है। तो ये जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है दोस्तों इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी कहा जाता है। कौन सा? ऑक्सीकारक धूम कोहरा, और ये दोस्तों इसका प्रूफ है। तो अब दोस्तों अगर आप में से कई दोस्तों ने मेरे से पूछा गया है कि सर हम किस बुक को प्रिफर करें, कहां से मैटर हम लें, तो दोस्तों अगर आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी से बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है दोस्तों। एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन से लाइन आपको पढ़नी है, अच्छी तरह से मेहनत करनी है। आपका 100% बता दूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, किसी भी बाहर नोट्सों की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं। ये थे दोस्तों अपने पास 2013 में सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन पेपर के बारे में। 2018 का भी करा चुका हूं दोस्तों, 2013 का भी करवा चुका हूं, अब रहा 2011 का पेपर जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपको मैं डालता रहूंगा। दोस्तों प्लेलिस्ट में मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज में मैंने बता रखी है दोस्तों, पूरे अलग से सेपरेटली बना रखी है। आपको कहीं से भी किसी भी तरह की दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं, किसी भी तरह की पीडीएफ या कोई भी चीज की आपको जरूरत है, मैटर से रिलेटेड हो या किसी क्वेरी से जरूरत हो या कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको याद नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, उसका भी आप लिख कर भेजें, मैं उस पर बेस्ड वीडियो जरूर बनाऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं, जब तक के लिए बाय।